आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में आपके हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, उस पेपर में से पहला क्वेश्चन बैंक हम आज पढ़ेंगे, जो कि पहले पार्ट से संबंधित है। यूं कह सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन बैंक है जिसमें हम लगभग 5 या 6 प्रश्नों को पढ़ेंगे और बिल्कुल सरलता से उन प्रश्नों को देखेंगे। यानी इस पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न है वो आपके मोस्ट बनते हैं, छोटे और बड़े। तो सभी प्रकार के प्रश्न है वो एक ही वीडियो में हमारे लिए क्लियर होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इसे पूरा देखें ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। दूसरी बात, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी साहित्य के, जैसे हिंदी जनरल के और जनरल इंग्लिश के जितने भी वीडियोज है वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट जो मॉडल पेपर है वो शीघ्र ही जारी होने वाला है, तो उसे भी आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें ताकि आपके लिए काम आए। हिस्ट्री का सेकंड पेपर का मॉडल पेपर वैसे ही जारी किया जा चुका है, तो आप उसे देखते रहें। तो आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। इससे कौन कौन से प्रश्न होंगे, देखिए। एक तो इनके प्रश्न होंगे आज के कि संस्कृति क्या है, संस्कृति का की परिभाषा, संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, भारतीय संस्कृति की उद्भव की मान्यताएं क्या है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो ये 5 प्रश्न है और जो ये बहुत ही मोस्ट बनने वाले हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न बनता है कि संस्कृति का अर्थ परिभाषित करते हुए या संस्कृति को परिभाषित करते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। छोटा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि संस्कृति किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके आ सकता है। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे संस्कृति की परिभाषा देने के लिए कि संस्कृति शब्द सम प्लस कृ धातु से बना है। सम प्लस कृ धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृत करना अथवा परिमार्जित करना। और संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। अर्थात मनुष्य की जो आदतें हैं और प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनको शुद्ध करने का काम है वो संस्कृति करती है। तो संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का अपने में पूर्ण विकसित रूप है। यानी भूत, वर्तमान और भावी, इनका पूर्ण विकसित रूप ही क्या नाम है, संस्कृति है। और संस्कृति की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जैसे डॉक्टर व्हाइट हेड ने दी है। डॉक्टर व्हाइट हेड जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा है कि मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति ही संस्कृति है। उन्होंने कहा कि मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति ही संस्कृति है। टायलर ने इनकी परिभाषा देते हुए संस्कृति को वो लिखते हैं कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं व आदतें आती है, जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। यानी आदमी जो है वो कानून है, प्रथा है, कोई भी अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं या क्षमताएं हैं वो जिनको मनुष्य अर्जित करता है, वो सारी की सारी सभ्यताएं संस्कृति के अंतर्गत आती है। और समाजशास्त्री वैज्ञानिक है गिलिन इनकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक समूह तथा समाज में आंतरिक व यानी बाह्य, प्रत्येक समूह तथा समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है, उसी को संस्कृति कहा जाता है। तो ये सीधी सी परिभाषा है संस्कृति की। तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं कि समूह और समाज में या व्यवहार के ऐसे प्रतिमान जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है, उसे क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं होगी। परिभाषाओं के बाद में अब हम एक सर्वमान्य परिभाषा दे सकते हैं कि सभ्यता सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम संस्कृति है। सभ्यता के सूक्ष्म, शुद्ध, उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम क्या है, संस्कृति है। तो ये संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति क्या परिभाषा है, उसके संबंध में छोटा प्रश्न आए तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब प्रश्न आ जाता है संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, समझाइए। संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ ये समझाइए। तो इसके बारे में हम क्या समझाएंगे। अनेक विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। यानी यहां पर प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ।
कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृति के उद्भव की मान्यताओं के संबंध में सबसे पहले हम व्हीलर का मत लेते हैं। भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले हम व्हीलर का मत लेते हैं, और व्हीलर कहते हैं कि इसका उद्भव और विकास पश्चिमी एशिया की सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से हुआ है। अब जैसे मान लो जो एबीसीडी के वाले प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्नों में यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने भारतीय संस्कृति का उद्भव सुमेरियन संस्कृति से माना है, तो व्हीलर। या व्हीलर ने किस संस्कृति के प्रभाव से माना है, सुमेरियन संस्कृति से। तो ये दो प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। हेरास और चटर्जी लिखते हैं कि इसका निर्माण है वो द्रविड़ों के संसर्ग से हुआ है, अर्थात द्रविड़ संस्कृति के यहाँ आने से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, ये हेरास और चटर्जी कहते हैं। फेयर सर्विस क्या कहता है, फेयर सर्विस कहते हैं कि हिंदी ईरानी क्षेत्र की अपनी उपज है, यानी ये जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदी और ईरानी क्षेत्र, या हिंदी और ईरान दोनों के लोग मिले, और मिलने के पश्चात उनसे जो नियम और संस्कार पैदा हुए वो ही भारतीय संस्कृति है। लेकिन विद्वानों की मान्यता के विपरीत भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी मान्यताएं और जो ऐसी हैं जो विश्व में और कहीं भी नहीं मिलती है, अर्थात इस प्रकार के कुछ संस्कार है, कुछ नियम है, कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं के लक्षण है वो भारत के अलावा विदेशों में कहीं भी नहीं मिलते हैं। जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना, बेल का महत्व, स्नान, ध्यान, पूजा, खास किस्म की लिपि, कला, शैली, धार्मिक आचार विचार, ये सारे के सारे हर जगह नहीं मिलते हैं। सिंधु संस्कृति भारत की अपनी स्वयं की चीज है, और यह रहन सहन के विकास का परिणाम है। सिंधु संस्कृति को यदि देखा जाए तो सिंधु संस्कृति है वो भारत की अपनी स्वयं की चीज है। सैकड़ों और हजारों साल पुरानी इस भारतीय संस्कृति को किसी और संस्कृति से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, यानी आज तक है वो हजारों साल पुरानी संस्कृति। हाँ, इसमें ग्रहणशीलता की भावना है, समन्वय की भावना है, तो इसमें जो अन्य संस्कृतियां आई, अन्य संस्कृतियों को उसने आत्मसात जरूर किया है, यानी उनमें से कुछ जो अच्छे नियम थे उनको जरूर अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण ही उस संस्कृति से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में यदि हम देखें तो समय के साथ साथ यहाँ का ग्रामीण जीवन शहरी रहन सहन में बदलता गया, सामाजिक व्यवस्था में विकास हुआ, लोगों के विचार में गहराई और पैनापन आया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और संपन्नता दिखाई देने लगी, और यानी इसी को हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। मानव एक और बाह्य विश्व का संस्कार करके और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उसमें परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहा है। दूसरी ओर वह अपना आत्म संस्कार करके उसमें परिवर्तन उत्पन्न करने में संलग्न रहा है, और मानव ने बेडोल पाषाण या संगमरमर को तराश करके और आगे जो है धातुओं से अपनी कुछ चीजें बनाना, अपने उपकरण तैयार करना शुरू किया। इसी प्रकार मानव भी अपने संस्कारों को निखारते निखारते आज इस अवस्था तक पहुंच गया है। तीसरा प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, यानी अंतर बताना है कि अंतर क्या है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ध्यान में रखना। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग करके मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है उसको सभ्यता कहते हैं। प्रकृति से जो चीजें हमें मिलती है, जो तत्व मिलते हैं, जो शक्तियां मिलती है, उसका उपयोग मनुष्य ने किया है, और उसका उपयोग करने में जो भौतिक उन्नति की है उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। लेकिन सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा अंतर है। क्या है कि सभ्यता मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। तो सभ्यता तो मानव के भौतिक क्षेत्र से संबंधित है और संस्कृति है वो मानसिक क्षेत्र से संबंधित है, पहला अंतर। दूसरा है सभ्यता से मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। दूसरा इसका अंतर है कि सभ्यता जिससे मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है, जबकि मन और आत्मा को तृप्त करने के लिए संस्कृति का विकास आवश्यक है। तो दूसरा अंतर, ये पहला अंतर दोनों बराबर हो गए, लेकिन दूसरा अंतर आपके ये हो गया कि सभ्यता जो है मनुष्य को केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती है, जबकि आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संस्कृति का विकास करना आवश्यक होता है। तीसरा इसका अंतर माना जाता है कि सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। पांचवा इसका अंतर है संस्कृति आभ्यंतर है, सभ्यता केवल बाह्य। संस्कृति जो है वो अंदर से पैदा होती है। संस्कृति संस्कार जो होते हैं व्यक्ति के अंदर, यानी
उसके आचरण में होते हैं, जबकि सभ्यता बाहरी चीज है। सभ्यता जैसे मान लो पृथ्वी से कोई चीज मिल गई, साधन जुटाना, सुख सुविधाएं जुटाना, वो सभ्यता में आता है। लेकिन संस्कृति जो है वो मनुष्य के अंदर ही पैदा होती है। पांचवा इसका अंतर है, संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, सभ्यता का अनुसरण सरलता से किया जा सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जैसे मान लो आज हम यहाँ हैं तो यहाँ जाने के बाद भी यहाँ भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति को हम नहीं अपना सकते। तो इसलिए संस्कृति जो है इसको अपनाना सरल नहीं है। और संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है, सभ्यता का संबंध है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से है। यानी सभ्यता जो है वो भौतिकवाद से जुड़ी हुई है और भौतिकवाद का संबंध है वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि संस्कृति का संबंध है वो धर्म से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है। ये इसका उत्तर हुआ। अब जैसे मान लो एक प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 20 अंकों वाला प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है संस्कृति की प्राचीनता, यानी भारत की संस्कृति और सबसे पुरानी है, प्राचीनता है। भारत की संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां उच्च स्तरों को प्राप्त कर कालांतर में समाप्त हो गई। आज संपूर्ण विश्व में चीन और भारतीय संस्कृति को छोड़ करके अन्य किसी भी प्राचीन संस्कृति का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। यानी एक तो चीन की संस्कृति पुरानी है और एक भारत की संस्कृति वो सबसे पुरानी है। तो इन दो संस्कृतियों का आज भी जो है प्राचीन काल से लेकर के अनवरत चली आ रही है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां आई, बनी और पुनः विलीन हो गई, परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति वो हजारों बरस बीत जाने पर भी आज कायम है। सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, आर्यों अनार्यों, इन सभी के सहयोग और समन्वय से एक भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसे कालांतर में हिंदू संस्कृति कहा गया या कालांतर में जिसे भारतीय संस्कृति कहा गया। अपनी भारतीय संस्कृति है, इसमें एक कोई जाति विशेष का या धर्म विशेष का योग नहीं है। इसमें सिंधु कालीन सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता, आर्यों का आगमन, इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले जो अनार्य थे उन सभी के सहयोग से और समन्वय से एक बहुत भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसमें वैदिक और श्रमण सांस्कृतिक धाराओं का समन्वय हुआ है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया था वह भी आज इस देश में जीवित और जागृत है, वह भी हमारी संस्कृति का एक अंग है। मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, यानी एक तरफ हिंदू आए, हिंदू थे यहाँ, और फिर भारत में मुस्लिम आ गए, मुस्लिम और हिंदू दोनों का समन्वय हुआ और इनके समन्वय से एक समन्वयात्मक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समन्वयात्मक संस्कृति में प्राचीन संस्कृति के मूल तत्व विद्यमान थे। यानी जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय जरूर हुआ, आपस में मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत की प्राचीन जो संस्कृति थी यानी उसको हटा दिया गया या उसके तत्व विलीन हो गए। नहीं, भारत की प्राचीनता जो थी वो वैसे के वैसे ही कायम रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत का पुनर्जागरण हुआ। यहाँ पर ब्रिटिश भी आए, ब्रिटिश आए तो फिर अंग्रेज अपने साथ संस्कृति लेकर आए, उस संस्कृति से भी भारत की संस्कृति का सम्मिलन हुआ, उससे भी जो अच्छे तत्व थे वो भारत की संस्कृति ने ले लिए और आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में वो मौजूद है। तो यूं कह सकते हैं कि मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अनेक अंग भारत के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए मूल्यवान है और आवश्यक बताए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में विश्व की समस्त संस्कृतियों के दर्शन किए जा सकते हैं। इसीलिए तो कवि इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती ही नहीं हमारी। अर्थात इस भारतीय संस्कृति में कुछ न कुछ ऐसा है कि ये हजारों वर्षों से आज चली आ रही है और ज्यों की त्यों अनवरत एक संस्कृति की धारा दे रही है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है इसकी आध्यात्मिकता। दूसरी विशेषता क्या है? आध्यात्मिकता। यानी किसी भी देश की संस्कृति हो, अपना धर्म होता है, दर्शन होता है, कविता, साहित्य, कला, ये सब उस संस्कृति में देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वो है अध्यात्म की भावना। क्या है? अध्यात्म की भावना है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है और ये विचार सदा से चला आ रहा है। और भारतीय संस्कृति में भारत में क्या माना जा रहा है? भारत में ये माना जाता है कि आंखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है, यानी जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस सत्ता को चलाने वाला भी कोई न कोई है, जिससे हमें ये जीवन शक्ति प्राप्त हो रही है, प्रकृति फल फूल रही है। तो ये सब क्या है? और उस परम सत्ता से है। यानी कहने का अर्थ है कि ये अध्यात्म की ओर अग्रसर है और वो अपने
को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। यानी जो व्यक्ति सबको अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है, कहने का अर्थ है कि जो समदर्शी होता है वह व्यक्ति भी यहाँ पर देवता माना जाता है, आध्यात्मिक माना जाता है। भारतीय चिंतन ने लौकिकता और आध्यात्मिकता को जीवन के दो परस्पर और पृथक ध्रुवों के रूप में स्वीकार नहीं किया है। स्वयं लौकिक का सबसे सुंदर और सबसे उदात्त अलंकरण अध्यात्म को माना है। भारतीय विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी अपने धर्म का समन्वय करने का प्रयत्न किया, इसलिए अल्लोपनिषद की रचना हुई थी। यानी अल्लोपनिषद की कब? इस्लाम और भारतीय संस्कृति, इन दोनों का जब सम्मिलन हुआ, भारतीय विचारकों में और इस्लाम में जब सम्मिलन हुआ, तब क्या हुआ? अल्लोपनिषद की रचना हुई और मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत में अध्यात्मवाद, योग, साधना, रहस्यवाद, ये मुस्लिम संस्करण है। यानी मुस्लिम संप्रदाय में एक सूफी संप्रदाय हुआ था जो कि भारत में अध्यात्मवाद का, योग साधना का, रहस्यवाद का, यानी उसके भी गुण आज देखने को मिलते हैं। और आज भी भारतीयों के चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति ही है। अगर चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मॉडल पेपर अपलोड होते हैं तो निश्चित ही आपके यानी मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, यानी आप उसे क्या है कि आराम से देख लें। किसी भी देश की संस्कृति का वास्तविक रूप जानने के लिए उस देश के महापुरुषों को जानना है। भारत के भी महापुरुष है, रामकृष्ण परमहंस है, महायोगी अरविंद है, महर्षि रमन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, और भी जैसे भारत के ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन दर्शन है और वो आध्यात्मिकता से कूट कूट भरे हुए हैं। तीसरी इसकी विशेषता है संस्कृति की सहिष्णुता। सहिष्णुता भी है। अब सहिष्णुता क्या है? कि विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय है। भारत में कोई एक संप्रदाय नहीं है, लेकिन विभिन्न संप्रदाय होते हुए भी उनके विचार जो संप्रदाय के और ईश्वर की नश्वरता या अनश्वरता के बारे में अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति सहिष्णु है। भारतीयों को धर्म ने यह सिखाया है कि बाह्य संसार की अनेकता के परे एक परम सत्य है। भारत की संस्कृतियां जितनी भी है, भारत के धर्म जितने भी है, तो वो सभी परम सत्य को मानते हैं और ये कहते हैं कि बाह्य अनेकता है वो भ्रामक होती है, सत्य नहीं होती है। बाहर से जो हम एक अलग अलग दिखते हैं, कि जैसे एक व्यक्ति जो ये अलग धर्म से, जाति से, लिंग से, यानी क्षेत्र से, भाषा से अगर व्यक्ति अलग दिखता है तो ये बाहरी है। क्या है? बाहरी है। आध्यात्मिकता या आंतरिक रूप से यदि हम देखें तो मनुष्य एक है, ये हमारी संस्कृति कहती है। सम्राट अशोक ने इस भाव को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया था। सम्राट अशोक कहते हैं कि लोग केवल अपने संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करें। लोग जो है वो केवल अपने संप्रदाय का आदर नहीं करें, बल्कि दूसरे संप्रदायों का भी आदर करें। भारत में बाहर से इस्लाम, यहूदी, पारसी, ईसाई धर्म समय समय पर आए, यहाँ फले फूले। स्वयं भारत भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन धर्मों की जन्मभूमि है। विश्व का ऐसा कोई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय नहीं होगा जिसके अनुयायी भारत में नहीं पाए जाते हो। भारतीयों ने सदैव इस सिद्धांत पर विश्वास किया कि ईश्वर अव्यक्त और अचिंत्य है। विभिन्न धर्म और संप्रदाय उसको प्राप्त करने के मार्ग है। ईश्वर जो है, ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग है। जैसे मान लो एक ग्राम है, यानी राजस्थान के किसी शहर का नाम लेते हैं, जयपुर का नाम लेते हैं, तो जयपुर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से होकर कई रास्ते लंबे हैं तो कई छोटे हैं तो कई सीधे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? जयपुर ही है। तो इस प्रकार क्या है कि आदमी का अंतिम लक्ष्य सभी धर्मों का मोक्ष प्राप्ति है। भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की मूल एकता को समझाया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी धर्मों के मूल में मानव धर्म को जानने का प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने का प्रयास किया है। तो ये सब क्या है? ये हमारे देश संस्कृति की सहिष्णुता है। चौथी है संस्कृति की अनुकूलता। संस्कृति की अनुकूलता का अर्थ है कि हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, और हमारी भारतीय संस्कृति में ये अनुकूलन का एक विशेष गुण है। भारतीय संस्कृति में अनुकूलता प्राचीन युग से लेकर के आज युग तक पाई जाती है, और अनुकूलता का अभिप्राय है कि अपने को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बना लेना। जहां कहीं भी परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना। और जीव शास्त्र का भी यही नियम है। वही प्राणी दीर्घ जीवी होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। जैसे यहाँ पृथ्वी पर हाथियों से भी कई गुना बड़े बड़े जानवर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, लेकिन जो ही परिस्थितियां बदली
और परिस्थितियां बदलने से वो उससे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए तो वो क्या हुआ, समाप्त हो गए। परिस्थितियां उत्पन्न हुई, समाप्त हो गए। मिस्र, मेक्सिको, ईरान, ये संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों से अपने आप को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। लेकिन भारत जो है, इस पर विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश करके नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न की। उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को वह प्रभावित नहीं कर सकी, उल्टे उसी के रंग में रंग गई। यानी जो कई भी संस्कृति यहाँ आई तो वह संस्कृति भारत में रंग करके भारत की बन गई। भारत में सैकड़ों बोलियों, भाषाओं, जातियों के होने पर भी सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। कोई आघात नहीं है, क्योंकि भारतीयों में परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने की एक अपूर्व क्षमता है इस कारण। और इसकी पांचवी विशेषता है संस्कृति की सर्वांगीणता। सारे गुण मिलते हैं इसमें। भारतीयों ने सदैव अपने जीवन को सर्वतोन्मुखी विकास पर बल दिया है, अतः व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की उपेक्षा नहीं करती है। और सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों है। ऐहिक मतलब इस संसार का और आगे का, लोक और परलोक दोनों जगह है वो उन्नति चाहता है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए जो चार आश्रम व्यवस्था है, यानी चारों तरह की जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों जो आश्रम है, चारों आश्रमों की स्थापना क्यों की गई है? इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए। इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वांगीण उन्नति भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रहा है। और अंतिम विशेषता हम मान सकते हैं इसकी संस्कृति की ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता मतलब ग्रहण करना। भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता इसकी एक अन्यतम विशेषता है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में जो नए तत्व आते हैं या आते गए, भारतीय संस्कृति ने उनको पचा करके और अपना अंग बना लिया। और ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक, निषेधात्मक, पृथक प्रिय संस्कृति दिखाई देती है, परंतु वास्तव में अनेकानेक प्रजाति के जो प्रलय समान आक्रमणों को झेलते हुए ग्रहणशीलता का जो परिचय दिया है, ऐसा परिचय अगर ये नहीं देती तो भारत की संस्कृति का पतन हो चुका होता। जिस प्रकार ईरान, अरब, पश्चिम यूरोप की संस्कृतियां ग्रहणशीलता के अभाव में नष्ट हो गई थी, उनमें ग्रहणशीलता की समस्या थी। और भारतीय संस्कृति के ग्रहणशीलता और समन्वयशीलता के कारण ही हमारे यहाँ भी सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के पूजा पाठ और सामाजिक संस्कार देखने को मिलते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से संबंधित जितने भी जो टॉपिक बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आप है वो मात्र और मात्र 22 मिनट में याद कर पाए हैं। यानी 22 मिनट में आपने सारे याद कर लिए। यूं कह सकते हैं कि लगभग जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो है वो लगभग 30 वीडियो में विभाजित होगा। और 30 वीडियो में विभाजित होगा, 30 वीडियो का अर्थ है कि लगभग 9 घंटों का समय होगा। यानी 9 घंटे लगातार यदि कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो वह पूरी हिस्ट्री का कोर्स है वो अपने आप कर पाएगा। तो मेरे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।